केस शो में नैब ने फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। एवेंट फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार, नवाज शरीफ मुकदमे से बरी। अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला, एफबीआर मुत्तहरिक। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज बड़ा अहम दिन है। आज के दिन की सियासी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो आने वाले वक्त तक नज़र आएंगी, ख़ास तौर पे आने वाले इलेक्शंस पे नज़र आएंगी। नवाज शरीफ साहब बड़े कद काट के लीडर हैं, साथ साथ इस पॉलिटिकल अरीना में आगे चलकर जो उनका किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनको एक इंपॉर्टेंट केस के अंदर उनकी बरियत हुई है, एवेंफील्ड, जिसमें मरियम नवाज की पहले बरियत हो चुकी थी। 10 साल की सज़ा उनको इसमें हो चुकी है। अल अजीज़िया रेफरेंस में जिसमें भी उनको तकरीबन 10 साल की सज़ा हुई थी, उस बारे में भी आज उनसे जब सवाल हुआ कि आप, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, तो जब उनसे पूछा सहाफ़ियों ने कि अल अजीज़िया के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा वो भी मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। पहले सुनाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इस केस से सुरखरू होने के बाद, बरियत के बाद क्या गुफ्तगू की मुख्तसर से मीडिया में। लेट्स हियर दिस। शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है मालिक का। उधर से ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अजीजिया में मलिक साहब ने बता गए वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। तो आसिन, आज का दिन इंतहाई अहम तो है ही। जैसा मैंने कहा कि मजीद राह हमवार हुई है नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की, आगे जाकर सियासी अरीना में हिस्सा लेने की। यकीनी तौर पर कानूनी बहुत से अहम सवालात, पेचीदगियाँ हैं जिस पर हम पूछेंगे नून लीग से कि वो क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन या नहीं, और साथ साथ इलेक्शन के लैंडस्केप के ऊपर। लेकिन आज नैब के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे। नैब ने मुसलसल अगर देखा जाए, जो विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम नैब पर लगता रहा, मुख्तलिफ केसेस में जब बरियत या फिर जमानतें लीडर्स की होती रहीं, तो नैब के बारे में बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स कोर्ट की तरफ से आए। एक इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने बार बार सुना कि तकरीबन 180 के करीब, 179 के करीब मेगा करप्शन केसेस हैं। इन मेगा करप्शन केसेस में कहा गया कि अहम सियासतदानों के नाम है। इन केसेस की मालियत बताई गई 900 अरब रुपए, और 8 साल के अरसे के दौरान, जी हां 8 साल के अरसे के दौरान नैब ने 29 अरब रुपए, तकरीबन 30 अरब रुपए खर्च किए इन केसेस के ऊपर, ताकि इन केसेस में प्रोसिक्यूशन हो सके, इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। और उसके बाद रिकवरी 1 रुपए की भी नहीं हुई। सियासतदानों को हमने देखा कि बार बार कहा तो गया कि केसेस हैं, करप्शन की है, ये हुआ है, लेकिन रिकवरीज नैब नहीं कर सका, और ये केसेस बाद में जाके अदालतों में, जैसे आज हम देख रहे हैं, ये सामने नजर आते हैं। यही नहीं, बल्कि रिसेंटली नैब की जो अमेंडमेंट्स हुई थी, उन अमेंडमेंट्स के अंदर ये कहा गया कि बेशुमार सियासतदानों को फायदा पहुंचा है। लेकिन जब ये अमेंडमेंट्स वापस हुई तो पूरी फहरिस्त आई केसेस की, और इन फहरिस्त के मुताबिक टोटल 598 रेफरेंसेस वापस हुए। इन 598 रेफरेंसेस में से, जिनकी टोटल मालियत 150 अरब रुपए की थी, सिर्फ 35 रेफरेंस ऐसे थे जो कि इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के थे। इसके अलावा तमाम रेफरेंसेस ब्यूरोक्रेसी के थे, और शायद यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी ने 2022 में बाकायदा खत लिखकर कहा कि नैब को अबेंडन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए नैब को। लेकिन ये बहुत से अहम सवालात आज के दिन एहतसाब के निजाम के हवाले से भी उठते हैं कि आखिरकार एहतसाब का निजाम इतना मौसर, इतना मरबूत आखिर हो सकेगा कि हम ये विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग, इन अल्फाज से निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग के सदर हैं, उन्होंने इन केसेस के बारे में क्या कहा, आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। नवाज शरीफ से लेकर पूरा शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा ने जो सऊकतें और मुश्किलात और सख्तियां झेली हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ, उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियां लगवाई। नाज़रीन, सवालात अभी भी यही हैं कि इलेक्शंस के हवाले से, उसके मुलतवी होने के हवाले से अलबत्ता कोर्ट क्लियर कर चुका है, लेकिन ऐसी चमगोइयाँ, ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें आखिरकार क्यों हैं? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि इलेक्शंस की भरपूर तैयारियां, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। उन्होंने क्या कहा इस बारे में जब वो आए थे यहाँ पर, वो भी जरा सुना देते हैं। लेट्स हियर दिस। पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी है। हमने दरखास्तें मांगी थी, अब वो हज़ारों दरखास्तें आ चुकी हैं टिकट्स के लिए। अब पार्लियामेंट बोर्ड तश्कील में वो तश्कील दिया जा चुका है, और इंशाल्लाह वो हम एक्सरसाइज करके हम इलेक्शन कैंपेन में निकल जाएं।
तो और डेवलपमेंट्स भी हैं। पीटीआई के हवाले से गौहर खान साहब सामने आ चुके हैं, बैरिस्टर गौहर सामने आ चुके हैं चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर। साथ साथ पीपल्स पार्टी पूरी तरह मुतारिक है, सद बलूचिस्तान पे तवज्जो मरकूज की हुई है, वहाँ से जलसे भी हैं, इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग्स भी हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी से भी आजिज ढामरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कोयटा से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। और सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हुए। अब्बास आफरीदी साहब, आपकी तरफ आते हुए पहले ये आज का दिन बताइएगा कि कितना सियासी रुकावट तो कोई थी नहीं, लेकिन क्या अब भी कोई कानूनी रुकावट है नवाज शरीफ साहब को कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस में, या तमाम हिंड्रेंसेस खत्म हो गई हैं? नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर अब्बास साहब? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब मियाँ साहब को सज़ा हो रही थी, आखिरी पेशी थी, तो मैं साथ मौजूद था। तो मियाँ साहब जब रोस्टम के सामने खड़े हुए तो जज साहब जो है उन्होंने आंखें नीचे की हुई थी, तो मियाँ साहब ने उनको कहा कि खैर है, आप सामने देख के सज़ा दें, मैंने ऐसी भी अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। तो यकीन माने कि उस टाइम जज साहब नीचे देख रहे थे और मियाँ साहब उनको कह रहे थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है। तो ये फ़ैसले, फिर उसके बाद वो जज साहब की वीडियोज़ और फिर बहुत कुछ हमने देखा, इस कौम ने भी देखा कि जो खिलवाड़ हुआ, जो कानून के साथ खिलवाड़ हुआ, तो उसके अलावा क्या रास्ता था? आज आपने देख लिया, वही कुछ था जो हम कह रहे थे कि 2 नंबरी है, गलत बनाए गए हैं, गलत केसेस बनाए गए, इस मुल्क को, इकॉनमी को तबाह कर दिया गया। वो एक टाइम था जो आज पाकिस्तान दोबारा पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा है। जब से पाकिस्तान बना था और जब तक मियाँ साहब थे, उस हालात को देखें और फिर उसके बाद ये 4-5 साल देखें मुल्क का क्या हाल हो गया है और किस नेच पे हम पहुंच चुके हैं, और अखलाकियात को देखें, इकॉनमी को देखें, पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर। और जिस दिन से मियाँ साहब के आने का प्रोग्राम है, आप आज देखें स्टॉक एक्सचेंज को देखें, बाकी देखें, उन पे दुनिया का भी इत्तेमाद है, बिजनेस कम्युनिटी का भी इत्तेमाद है। सबको पता है कि उनके साथ जुल्म हुआ, नाजायज़ हुआ, बुरा हुआ, इसीलिए वो कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। इंशाअल्लाह उन्होंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है और इंशाअल्लाह अल्लाह बाइज्जत बरी करेंगे उनको। अच्छा, ये तो केसेस पे तो आ रहा है फैसला। अजीज़िया के बारे में भी उन्होंने कहा कि उसका भी फैसला वो अल्लाह पर छोड़ रहे हैं और यकीनी तौर पे हमारा ईमान है अल्लाह ताला पर छोड़ रहे हैं। लेकिन जो कानूनी रुकावट का मैंने जिक्र किया, जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है 62(1)(f) में, जो सादिक और अमीन वाला क्लॉज है, उस पर मुख्तलिफ आ रहा है मुख्तलिफ कानूनदानों की। कुछ कहते हैं कि ये परमानेंट है डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ कहते हैं कि आफ्टर द इलेक्शन एक्ट उसमें जो चीज़ें तब्दील हुई हैं उसके बाद उनका रास्ता हमवार हो गया है। कुछ कहते हैं नहीं, अभी भी बैन है और उसके लिए हमें आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, या इसको या तो एक लार्जर बेंच को ओवरटर्न करना पड़ेगा इस फैसले को। तो क्या नून लीग को ये जो नॉमिनेशन तक जाएगा मामला, वहां तक इन कानूनी पेचीदगियों का इल्म है? कोई तैयारी इस हवाले से है अब्बास आफरीदी साहब? इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब बिल्कुल बरी होंगे और बिल्कुल सारी पेचीदगियों का भी पता है, हर एक चीज़ का पता है। लेकिन पहले जो कानून सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट जिस तरह चल रहे थे और जो हो रहा था, आज साकिब निसार साहब, आपको पता है कि किस तरह के फैसले, किस तरह के ऑडियोज़ आए, फिर क्या क्या हुआ इस मुल्क में, तमाशा बहुत देख लिया। इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। मियाँ साहब इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी, पूरी कौम उनको वोट देगी और आपको एक साफ़ सुथरा नज़र आएगा कि इस मुल्क को चलाने वाला शख्स जो था, और बार बार जब इसमें चैलेंजेस आए, मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई, उस शख्स ने बचाया। और क्योंकि वो इस मुल्क से प्यार करता है, दोबारा भी जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और रोज़मर्रा की चीज़ें भी सस्ती होंगी और कोई हर्डल्स नहीं होंगे और वो बारी अक्सर से कामयाब होंगे। चलिए, आजिज ढामरा साहब आपकी तरफ भी आएंगे, पहले तो अपना रिएक्शन दीजिएगा। आज जो केस नवाज शरीफ साहब का एवनफील्ड के हवाले से फैसला आया, अल-अज़ीज़िया के बारे में भी वो पुरुमीद हैं। आपको लगता है कि यकीनी तौर पर, जैसा मैंने शुरू में बताया कि 29 अरब रुपए नैब ने खर्च किए हैं इन तकरीबन 180 मेगा केसेस पे 8 साल में, ये कह के कि सियासतदान करप्ट है, रिकवरी करनी है। आपके लीडर भी शामिल हैं, नून लीग के भी इसमें शामिल थे, रिकवरीज कुछ हुई नहीं, केसेस भी हुए, मीडिया ट्रायल्स भी हुए, कोर्ट ट्रायल्स भी हुए। नवाज शरीफ साहब का जो मामला आज आया है, धामरा साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आप भी वेलकम करेंगे इसे? रहमान रहीम, देखिए पहली बात तो ये है कि फिर नैब को तो बंद होना चाहिए ना। एक ऐसा इदारा, इस मुल्क में बदकिस्मती है कि इससे पहले, नैब से पहले भी जब जरदारी साहब का एहतसाब होता था तो उस वक्त होता था मियां नवाज शरीफ साहब के खुद में एहतसाब ब्यूरो, और उसको लीड करते थे सैफुर रहमान साहब, और उन्होंने भी बड़े अरबों रुपए इस कौम के खर्च किए और आखिर में बिलाखिर उनको एक अदालत में जाके जरदारी साहब के पांव पड़ के माफी लेनी पड़ी थी, साबित कुछ नहीं हुआ था। तो एक तो कौम के पैसे जाया हो रहे हैं और दूसरा उन लीडरशिप की जो जेलों में जिंदगी गुजर जाती है उनका कोई मदावा नहीं। नंबर 1।
दूसरी बात ये एक अलमिया है पाकिस्तान में कि अदालतों के अंदर चलने वाले केसेस के बारे में लोग पहले से ये राय दे देते हैं और ऐसा माहौल पैदा हो जाता है मुल्क में कि जनाब इस केस का अब ये फैसला आने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये बहस व मुबाहिसे तो चलते थे। बहरहाल अदालत का फैसला है, हमें कबूल है और मियां साहब पाकिस्तान में आए हैं, उसको बिल्कुल अगर अदालतें उनको बहाल कर देती हैं, उनकी साबका पोजीशन है सजाएं नाअहली खत्म कर देती हैं, तो बिल्कुल उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मगर उसके साथ साथ मैं एक अर्ज करता जाऊं कि यही अदालतें हैं जिनके जजेस ने कहा था कि भुट्टो शहीद का जुडिशियल मर्डर हुआ और फिर एक रेफरेंस जो है वो अदालत में मुंतजर है आला अदालतों का, भुट्टो रेफरेंस। भुट्टो साहब वापस नहीं आएंगे, हिस्ट्री को ठीक किया जाना चाहिए कि उस रेफरेंस को अभी तक सुना नहीं जा रहा। तो ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं नजर आती है। या मादी में जो हुकूमतें पंजाब से बाहर की हुकूमतें जब खत्म की गई तो वो बाहर नहीं होती थी और जो पंजाब की हुकूमतें जाती थी प्राइम मिनिस्टर की वो बाहर होती थी। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक टफ हिस्ट्री मुल्क में रही है। बहरहाल आज के इस फैसले के हवाले से मैं कोई नहीं, लेकिन तो नहीं दामला साहब कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन आपने आप ये एक तरफ आप ये कह रहे हैं वेलकम करते हैं, लेकिन आपने साथ में कहा है कि प्री डिटरमिन्ड फैसले, यानी ऐसा लगता है कि पहले से लोगों को पता चल जाता है। ये आप आज के फैसले के लिए कह रहे हैं दामला साहब? मतलब इस मुल्क में इस तरह की बहस चलते रहते हैं ना, इस मुल्क में इस तरह थ्योरीज चलती रहती है कि नहीं जनाब बस अब तो मामला मुक गए, अब तो ये होने वाला है। और इत्तेफाकन मैं ये नहीं कह रहा कि उस राय के प्रेशर में इस तरह के फैसले आते हैं, मगर इस तरह के फैसले जब आते हैं चले इत्तेफाकन आते हैं, ये मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये इत्तेफाकन होता है, आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में इत्तेफाकन ही कह सकता हूं कि पहले राय टूटती है उसके बाद वो फैसले आते हैं। मगर मैं तो मुंतजर हूं भुट्टो शहीद रेफरेंस केस का ना, तो जरा हमारे ऊपर भी नजर डाली जाए। हम भी इस पाकिस्तान में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडरशिप है, मगर वो केस रेफरेंस अभी तक डिस्कस नहीं हो रहा, ये अलमिया जरूर है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस ब्रेक के बाद इंतखाबात और आने वाला जो उस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर गुफ्तगू करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में इंतखाबी माहौल, आज का अहम तरीन फैसला और उसके बाद पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब्बास आफरीदी साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमने पीपल्स पार्टी से सुना और लोगों से सुना। ज़रदारी साहब ने कहा जी कि मुतमईन है, बिलावल साहब के कुछ एप्रीहेंशन और तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज बशीर मेमन साहब जो आपके सिंध के सदर है, उनकी तरफ से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को और उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की। उन्होंने कहा कि इंतखाब में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने चाहिए, इकदाम किए जाए। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा सूबे में यानी सिंध में मुनज़्ज़म बदउनवान नेटवर्क चल रहा है और पीपल्स पार्टी सिंध में मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जलसे जुलूस कर रही है। ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद PSP अफसरान ताहाल सिंध में तैनात हैं, इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कराई जाए। तो सर, ये आपकी जो मरकजी क़यादत है उस पर क्या कहना चाहेगी? आप क्या कहना चाहेंगे अब्बास आफरीदी साहब, जो आपकी बशीर मेमन साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को रिगार्डिंग लेवल प्लेइंग फील्ड? अब्बास साहब देखें, पूरे पाकिस्तान में सबको मिलनी चाहिए। अगर मेमन साहब ने सिंध का कहा है, वहाँ के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर की जाएँ। अगर पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी दूर किया जाए। लेकिन ज़रदारी साहब के बात सुनने के बाद, और वो एक बहुत ज़रीक सियासतदान है और एक बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने जिस तरीके से जो डायरेक्शन अपने पार्टी को समझाने की कोशिश की, मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी समझ भी चुकी होगी और ज़रदारी साहब ने अपनी पार्टी को आने वाले इलेक्शन के लिए एक तरीके से मुनज़्ज़म कर लिया। ये सियासत जो है ज़्यादा जोश जज्बाती नारे, पहले से ही हमारे माशरे में बहुत ही पोलराइजेशन हो गई है। 10 साल जो है इधर अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है।
ये बद इखलाकी की वजह से। तो जरदारी साहब ने जैसे पंजाब के बारे में बात की, बाकी मुल्क के बारे में भी बात की, सिंध में भी लिविंग एक बराबरी के साथ खेलना चाहिए और यही वक्त है कि हम सब एक यकजा होकर इस मुल्क में एक साफ सुथरी इलेक्शन कराएं और आगे बढ़ें। ये इलेक्शन के अलावा जो इलेक्शन से हटकर भी अभी ढामरा साहब फरमा रहे हैं कि अदालती फैसलों में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भुट्टो साहब का एक रेफरेंस है, उसका फैसला होना चाहिए और मेरे ख्याल से हक बजाने पे कि होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में अफरीदी साहब? बिल्कुल, मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। कोर्ट में जितनी भी केसेस बढ़े सबके फैसले होने चाहिए, क्योंकि जब तक कोर्ट स्पीडी ट्रायल नहीं करेगा, लाखों हज़ारों लोगों के केसेस पड़े हैं, ये इसको इस वक्त चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि ये वो इन चीज़ों को सम अप करें, केसेस को कम करें, ख़त्म करें, कि हमारे मुल्क की एक डायरेक्शन जो हम बार बार कह रहे हैं वो ठीक हो सके। हर आदमी को अपनी एक ड्यूटी जो करनी है, इस वक्त देखें एक निगरान सेटअप मेरे हिसाब से वो जो कर रही है और जिस तरह गवर्नमेंट को उन्होंने और क्राइसिस से बचाया और डॉलर को भी रोका रखा और बाकी फैसले भी कर रही है, उसके बेहतर नताइज निकल रहे हैं। आने वाली गवर्नमेंट जैसी भी हो, जो भी हो, उनको भी ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि हमने अपने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक रखना है। बस बहुत हो गया, हम कब तक इस कानून की खिलाफ वर्जियाँ, कब तक माफियाज, कब तक कार्टेल्स बने हुए हैं, कब तक ये सारा बुरा हाल होगा, कब तक ये हिर्स नहीं खत्म होगा लोगों का। जिसको देखो कार्टेल बनाया हुआ है, जिसको देखो कोई पाकिस्तान में हेल्दी कंपटीशन नहीं है, बराबरी नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी को देखो, हर कोई इस मुल्क को जो है अपनी तरीके से चलाना चाहता है। इस तरह नहीं हो सकता। इस मुल्क को जितना चलाना था, जो करना था, हो चुका है। अभी हर आदमी को, हर शख्स को अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी इस मुल्क के खातिर। और ये इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो हर आदमी की डायरेक्शन में फर्क है। अगर जो भी शख्स है नीचे से लेकर ऊपर तक, हम सब ने अपनी डायरेक्शन ठीक करनी। ठीक है, आपने क्योंकि बात की मईशत की, तो तभी ये एक मुस्बत खबर ये है कि $3 अरब का जो सऊदी अरब का डिपॉजिट है उसका टर्म मैच्योर हो रहा था 5 दिसंबर को, उसको एक मजीद एक्सटेंशन दे दिया है। $3 बिलियन जो पाकिस्तान के रिजर्व में सपोर्ट के लिए सऊदी हुकूमत ने दिया था। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज मेरे ख्याल से, जिसको हमें सामने रखना चाहिए और ऐसी खबरें आती रहें जिससे हमें सपोर्ट मिले एक्सटर्नल साइड पे। ढामरा साहब, मैं ये जो खत है बशीर मेमन साहब का इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का सुना, ये आपने भी दिहाई दी, MQM भी कहती है, दीगर जमातें भी कहती रही कि कुछ ना कुछ किसी के तहफुजात हैं। ये नून लीग ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, मैंने पढ़ा भी था, आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि नेटवर्क है मुनज़्ज़म बदउनवान जो चल रहा है सिंध में मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर, और फिर वो PSP अफसरान है सिंध में तैनात है, इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये ढामरा साहब, इन इल्जामात पर आप क्या कहेंगे? क्या इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए? किस नौयत के इल्जामात हैं? क्या जवाब है आपकी पार्टी का ढामरा साहब? मेरे ख्याल में जहां तक उनको ये माहौल चाहिए, अगर वो ये महसूस कर रहे हैं, पहले तो किसी में जुर्रत नहीं थी इस तरह की बात करने की, मगर जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कहना शुरू की, अब सबको याद आया कि जी हम सबको माहौल ऐसा मिलना चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जानिब से चले जाए। अच्छा, हमारा ये मुतालबा है कि सबको इस तरह का माहौल मिलना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून ये फील करती है तो उसको भी मिलना चाहिए, कोई दूसरी पार्टी अगर फील करती है तो उसको भी मिलना चाहिए। पीपुल्स पार्टी अपना केस रखती है। अब आते हैं बशीर मेमन साहब के खत के ऊपर। ये एक बिल्कुल पॉलिटिकल खत है। मेरे ख्याल में सिंध वाहिद सूबा है, निगरान हुकूमत जब से आई, वैसे तो ये होता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल होता है उसके बाद आप कोई भी न्यू स्कीम नहीं दे सकते, किसी नई स्कीम की कोई विजिट नहीं कर सकता और फंड जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। यहां पर अनोखा ये इस बार मुल्क में ऐसा हुआ है कि निगरान हुकूमत आते ही सुबह सिंध में वो ADP स्कीमें जो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट की ADP अप्रूवल हो चुकी है सबका कैबिनेट सूबाई और सिंध असेंबली से, वो सब रोक दी गई है। सिंध में तरक्की का पहिया रोक दिया गया, बाकी ऐसा कहीं नहीं है। तो एक मुल्क में दो निजाम चल रहे हैं। बशीर मेमन साहब को नहीं, लेकिन ढामरा साहब तकरीबन ऐसे ही इल्जाम जमात इस्लामी ने लगाए थे। उन्होंने कहा कि सिस्टम चल रहा है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा सिंध में जो सिस्टम पहले चल रहा था वही सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है। ये लफ्ज कह रहे हैं मुनज़्ज़म बदउनवान नेटवर्क चल रहा है। तो ये निशानदेही जो हो रही है ये शायद ये करप्शन के नेटवर्क की हो रही है जो मुख्तलिफ इदारों में, कि ये ADP की स्कीम आपके तहफ़्फ़ुज़ात सही होंगे जो आपने शायद इलेक्शन कमीशन को आगाह भी किया होगा, लेकिन ये अप्रीहेंशंस भी तो हैं ढामरा साहब। देखें जहां तक निगरान हुकूमत के अफसरान के ऊपर इल्जाम है, तो मेरे ख्याल में एक खत दोनों पार्टियों को ये लिखना चाहिए
कि दोनों पार्टियों के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ओहदेदार हैं उनको डिप्टी कमिश्नर लगाया जाए, असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जाए, और बाकी इंतजामिया जो है सारी सिंध की, उनको जबरी तौर पर छुट्टियों पे भेजा जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां, मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून और जो सिंध में उनकी इत्तेहादी पार्टी जो अभी अनाउंस हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आप मुझे बताएं कि पंजाब में गवर्नर किसका है, और आप मुझे ये बताएं कि सिंध में गवर्नर किसका है। निगरान हुकूमत में हमारी दोनों मुखालिफ पार्टियों के दोनों सूबों में गवर्नर लगे हुए, कहीं पीपुल्स पार्टी का नहीं लगा हुआ है। उसके ऊपर फिर भी इल्जाम अगर पीपुल्स पार्टी के ऊपर लगाया जाता है तो बेशक ऐसे 10 खत लिखें और इलेक्शन कमीशन उनको आप दुरुस्त कह रहे हैं, गवर्नर यहाँ पे एमक्यूएम के कामरान टेसोरी साहब हैं, वहां पर इस पर एक जमात के हैं नून लीग के। ये मुझे बताइए, क्योंकि यही जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस बात का भी जवाब दें। आपने अफसरान की बात की, वो कह रहे हैं पीएसपी अफसरान ताहाल सिंध में तैनात हैं, पीएसपी अफसरान, और वो कहते हैं कि वो जायदुल वक्त गुजरने के बावजूद भी तैनात हैं ताहाल। ये क्यों तैनात है और किस तरफ निशानदेही है? हमारा साहब क्यों कह रहे हैं? उसकी जिम्मेदारी पीपुल्स पार्टी के ऊपर तो नहीं है। सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? पीपुल्स पार्टी की है। मुल्क में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो तहकीकात करें जी। तो आप ओपन है फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन? इलेक्शन कमीशन से मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों सूबों के जो गवर्नर हैं सियासी, उनको हटाया जाए। मतलब हमने तो ये बात नहीं की कि वो पहले लगे हुए थे, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, मगर किसी पार्टी की रिकमेंडेशन पे लगे। ठीक है, और आज भी सिंध की बात हुई है तो आज भी डेवलपमेंट है। अब्बास हफीज़ी साहब, आपकी मरकजी क़यादत यानी आपके एहसन इकबाल साहब और दीगर लोग, आप लोग, ये इनकी मुलाकात हुई है, या फारूक सत्तार साहब और दीगर, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ से गए हैं। अब क्योंकि मामला इत्तेहाद से आगे आईनी तरमीम और आइन में मुजवज़ा कानूनी तरामीम की बात हो रही है, और खासतौर पर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो व्हाट इज योर स्टैंड? अब्बास हफीज़ी साहब, आप खुद भी एक सेनेटर हैं, मुझे बताएं कि क्या आप डू यू स्टैंड विद दिस कि ये होना चाहिए अमेंडमेंट्स? हफीज़ी साहब देखें, अमेंडमेंट अभी तक तो इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन होगा, वो क्या अमेंडमेंट होगी उसको देखना पड़ेगा, देखेंगे। मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए, जरदारी साहब ने कहा, जो वज़ीर आला साहब हैं पंजाब के, कि वो मेरे बेटे हैं, पहले भी कहा, अभी भी कहा। सिंध के जो वज़ीर आला गए वो भी पीपल्स पार्टी के कंसेंसस से लगा है, लेकिन अगर गवर्नर होता है वो एक, मेरे ख्याल डाक से ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सारा काम वज़ीर आला कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी करती है। गवर्नर तो एक गवर्नर ऑफिस में जाके उनकी कानून साजी पे और उस पर दस्तखत वगैरह, इससे ज़्यादा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रही बात कि कानून साजी क्या होगी और किस तरह होगी, ये तो आने वाले इलेक्शन के बाद बताएगा कौन गवर्नमेंट बनाता है, कौन सी कोलेशन बनती है, सूबे में कौन सी गवर्नमेंट्स बनती है, और उसके बाद क्या कानून साज। इस वक्त जो हमारे मुल्क के जो मेन क्राइसिस है, जो महंगाई बहुत बुरी तरह है, उसको कम करना, ये सारे वो इशूज़ हैं जो इलेक्शन के बाद एड्रेस होंगे। अभी ये बातें करना टीवी चैनल्स पे कि ये होगा वो होगा, या इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए बातें हो सकती हैं। हर कोई अपने वोटर के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाएगा और कुछ ना कुछ बोलेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन का मकसद है वो कारकर्दगी, और वो कारकर्दगी खाली नवाज शरीफ के पास है, बाकी किसी के साथ वो कारकर्दगी नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वोट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अपने वोटर को या वोट बैंक को उनको सेटिस्फाई या एक्टिवेट करने के लिए ये हो रहा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये शायद इसीलिए हो रहा है और एमक्यूएम जो कर रही है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मिसाक या अकॉर्ड हो जाए इलेक्शन से पहले, ताकि वो अपने वोटर्स को दिखा सकें कि हमने देखें ये अचीव किया है, एंड वील डू दिस आफ्टर द इलेक्शन, चाहे वो इलेक्शन के बाद भूल जाए, जैसे वो भूल जाते हैं हर दफा। तो क्या विल यू, योर पार्टी एग्री ऑन दिस, कि कंसेंट करेगी कि हाँ जी इलेक्शन से पहले उनको एक ऐसा उनको चीज दी जाए जिससे वो वोटर्स को अपने पास लेके जाएं उसको दिखाने के लिए, फॉर अ फेस सेविंग? अब्बास साहब देखिए, ये काबिल इस वक्त बात है, मैंने कहा ना कि सारा इलेक्शन का दारो मदार है वो कारकर्दगी पे, वो परफॉर्मेंस पे, किसने डिलीवर किया है। इस मुल्क में सिवाय नवाज शरीफ के किसी ने डिलीवर नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने हर अदवार में डिलीवर किया है, मुल्क की इकोनॉमी को संभाला है। पाकिस्तान बनने से नवाज शरीफ के आखिरी दौर तक जो महंगाई और जो कीमतें थी, आज उससे 400% हर एक चीज़ महंगी है। आप खुद सोचे, 5 साल की मुल्क में और 75-70 साल का टाइम, एक 70 साल में आटे की कीमत 30 रुपए थी, आज आप खुद देख लें चीनी की कीमत क्या थी, आज देख लें डॉलर की कीमत, तेल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत,
ये पाकिस्तान बनने से नवाज शरीफ के आखिर दौर तक क्या कीमत थी और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, उनके जाने के बाद कौन सी कीमत किधर पहुंची और कैसे। तो एक नवाज शरीफ ऐसा शख्स है जो इस चीज़ को समझ सकता है, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात और मुल्क को चलाना एक सोच और फिक्र है, जिसकी वजह से ही आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, आपके लोगों को नज़र आ रही चीज़ें आस्ते आस्ते कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब आ रहे हैं। सबको यही है कि मियाँ साहब आएंगे, वापस मुल्क को ठीक करेंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, हर आदमी आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक आदमी को विल हो, सोच हो, फिक्र हो और अपनी कौम से प्यार हो तो हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसे नारे तो हमने बहुत देखे, सोशल मीडिया पे भी देखे, मुल्क में भी देखे, इनकलाबी 90 दिन भी देखे, फिर उसके बाद तब्दीली भी देखी। हालात क्या हुए हैं वो आपके सामने है। मुल्क आज किस नेच पे खड़ा है वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। ये जो वाइब्स आ रही हैं सारी पॉजिटिव, आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से इनका ताल्लुक है और ये मार्केट में भी और जो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। डामरा साहब, एक बात आफरीदी साहब ने ये की है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली ऑपरेट करती है, इट इज नॉट गवर्नर्स नहीं करते, वो तो डाक खाने का काम। और दुरुस्त कह रहे हैं, आप भी बेहतर समझते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, तो उन पर एतराज करना। और फिर जरदारी साहब तो सेटिस्फाइड हैं, वो कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के मामलात पे। तो अब ये बात के लेवल प्लेइंग फील्ड और जो एमक्यूएम भी कह रही है सिंध में मिलनी चाहिए, नून लीग ने आज खत लिख दिया है, तो ये इल्जाम तो तोपों का रुख है तो वो आपकी तरफ हो रहा है सिंध में डामरा साहब, स्पेशली फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड। डामरा साहब देखें, अभी जो आपने बहस शुरू की थी ना, वो जो खत आपने कहा जी बिल्कुल, बशीर अहमद साहब का खत है जी, बिल्कुल जी, उसने उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से तो नहीं है ना, कम से कम। तो इलेक्शन कमीशन को वो खत लिख रहे हैं, एतराजात उनको है। और दूसरी बात कि गवर्नर्स की पोजीशन बेशक एक डाक खाने की है, मगर सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब मेरे भाई हैं, बिल्कुल हमें एक दूसरे के लिए बहुत रेस्पेक्ट भी है, हम कुलीग भी रहे हैं। रिसेंटली ये खबर आई थी कि पंजाब के गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नवाज का इजलास हुआ है। क्या निगरान हुकूमत के होते हुए ये वायलेशन नहीं? मतलब हम बात करते हैं वायलेशन की ना, तो गवर्नर हाउस को, चलो एक डाकखाना है, क्या जरूरत पड़ गई गवर्नर हाउस में बैठ के इजलास करने की? तो ये सारी चीजें फिर इल्जाम दर इल्जाम के जिम्मे में आ जाती है। और जहां तक अब्बास साहब ने बात की मियां साहब के हवाले से कि उनके दौर में पाकिस्तान में महंगाई भी कम होती थी और डॉलर के रेट कम होते थे, तो मेरे ख्याल में फिर ये उनको अपनी लीडरशिप के लिए जारी एक सिंपैथी है। फिर लोग पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब का जो दौर है ना, वो सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को उसी सूरत में बहाल किया, और उसमें जरूर तमाम पार्टियों का और मुस्लिम लीग नून का भी उसमें हिस्सा था, मगर लीडरशिप की एक विल होती है। पहले तो आपके जो हुकूक हैं, आपके असेंबलियों के हुकूक हैं, आपके नुमाइंदे को हुकूक है, आपके वोट का तकद्दुस जो है वो बहाल करने की बात थी कि अपने ही पावर उन्होंने डेडिकेट कर दिए, वापस कर दिए पार्लियामेंट को। उसके बाद डामरा साहब आज उसी तरमीम को लेकर एमक्यूएम 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रही है, वो 18 अमेंडमेंट को लेकर। डामरा साहब जी, तो वो आप पीपल्स पार्टी के 2008 और 13 के दौर के भी देख लें, डॉलर की कीमत 2000 नहीं, तो वो तो फिर मैं मुशर्रफ साहब के दौर में चला जाऊं डामरा साहब, तो वो फिर और कम है ना वो डॉलर की कीमत, तो फिर आटे की कीमत, चीनी की कीमत जितना पीछे जाते जाएंगे, आपके मोहतरम बेनजीर भुट्टो के दौर में और कम होगी, नवाज शरीफ साहब के दौर में फिर उससे पहले जाएंगे तो बिल्कुल कम होती जाएगी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम सब ने मिलके एक तजर्बा किया 15-16 महीने का, उसकी लीडिंग पोजीशन मुस्लिम लीग नवाज के पास थी, और उसमें शहबाज शरीफ साहब जो खुद एक चीफ मिनिस्टर रहे थे 2 मरतबा सूबे के, मगर हम महंगाई के जिन को कंट्रोल नहीं कर सके, वहां पर ब्रेक जरूर करवाया था, हम सब उसमें शामिल थे। तो जारी इन सारी सूरत हाल के लिए मुल्क में एक इस्तेहकाम की जरूरत है, और वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की है। वो किसी एक पार्टी के तराजू के पलड़े में बदल डालने के बजाय अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मुल्क में इलेक्शन हुए तो इस मुल्क में इकोनॉमी इस्तेहकाम आएगा, और जो मुल्क इकोनॉमी तौर पर इस्तेहकाम में आया वो मुल्क ज्यादा मजबूत होगा। सही। और आफरीदी साहब ये बताएं, क्योंकि कुछ दिन कबल इलेक्शंस की चेमोगोइयां हुई, दोबारा से उठी, कल एक वावडा साहब का बयान भी था, उससे पहले सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम भी था। आप दोनों अपनी जमातों के मोअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं दोनों का मौक़िफ़ जानना चाहूंगा कि अब्बास अफरीदी, पहले आपका, कि क्या ऐसी कोई एप्रीहेंशंस, तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, वहम कुछ ऐसे हैं तोहमत के क्या इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, या इट इज़ सेट एंड क्लियर कि नो डाउट ऑन दैट कि नहीं होंगे डिले? आफरीदी साहब, मुझे तो ज़ाती तौर पे तो कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल मौलाना साहब ने
कुछ ये सर्दी के बारे में कुछ इलाकों के लोगों ने दरखास्तें वगैरह दी हैं कि सर्दी की वजह से कुछ इलाकों में इलेक्शन बलूचिस्तान के और KPK में नहीं हो सकते और फाटा की। अभी मैं इसमें नहीं कह सकता इलेक्शन कमीशन क्या फैसला, लेकिन मुझे तो इसमें कोई देरी नहीं लगती। दूसरा, मैं दामड़ा साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने जो है इन्हीं तरामीम में एक गवर्नमेंट के लिए और सब पार्टियों को मिला के इसको आइन और लोगों को एक मजबूत वो किया, दोबारा ठीक किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जो अच्छी बातें एक दूसरे की वो माननी चाहिए, हर बात पे इख्तिलाफ करना, हर बात में एक दूसरे को, भी सियासी कल्चर हमें मजबूत करना चाहिए। जो एक पार्टी अच्छा करती है उसको दोहराना चाहिए जो दूसरी पार्टी करे, और एक दूसरे के साथ हम एक अच्छे तरीके से चलेंगे तो मेरे ख्याल में मुल्क मजबूत रियासत की तरफ जाएगा जैसे दुनिया में होता है। वरना अगर हमारा जो 8-10 साल का कल्चर ख़राब हुआ उसको अभी हम सब ने मिलकर ठीक करना है, हमने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज देना है। लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूं कि जो एक आपस का माहौल है वो सबके लिए फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो भी जीता है। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इलेक्शन टाइम पे जो आपने सवाल किया, मुझे उसमें देरी नजर नहीं आती। लेकिन आपको देरी नजर नहीं आती, लेकिन कल ही जावेद लतीफ साहब आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान, उन्होंने ये कहा कि ऐसा एक टोला है, एक सोच है, एक तबका है जो इस तरह की खबरें फैलाता है या जो चाहता है कि इलेक्शन डिले हो जाए। तो ये कोई यानी एक प्रिवेल कर रही है, एक सोच है या फिर कोई एक खास तबका है जिस तरह वो निशानदेही कर रहे थे? आफरीदी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि कौन है? वो तो सामने है ना। फजल रहमान साहब ने दरखास्तें दी हैं, इलेक्शन कमीशन में दी हैं और लोगों ने बहुत से दिए हैं कि हमारे इलाकों में सर्दी है और इलेक्शन नहीं हो सकता है, बर्फबारी है। इसी तरह बलूचिस्तान में लोगों ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी हैं। ये कोई छुपी हुई ढकी हुई बात तो नहीं है, ये तो सबको पता है, हर सियासी आदमी को पता है कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें बहुत ज्यादा दायर हुई हैं कि कुछ टाइम तक सर्दी में इसको देर किया जाए कि लोग अपना वोट डाल सकें। लेकिन आप समझते हैं कि इस पर डिले, आप कहते हैं 8 फरवरी को आप तैयार हो, इलेक्शन होने चाहिए। दामड़ा साहब, ये क्या है एप्रीहेंशंस ऐसी, और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आए क्यों हैं, पहले तो ये बताएं। या वजह यही है, ये एप्लीकेशंस है जो मौसमी हालात की, या कोई और वजह है इसके पीछे, कुछ और है, क्या है? क्योंकि वड़ाई साहब ने तो कोई माशी हालात का जिक्र किया, उसमें बर्फबारी वगैरह का नहीं, जो उनका कॉलम है उसमें तो वो कह रहे हैं कि माशी सुधार आया है और उसमें अगर जरा भी पॉज आया तो फिर हम कहीं रोल बैक ना कर जाएं, तो इसलिए वी डोंट नीड इलेक्शंस, जो अफवाह उनके पास आई थी वड़ाई साहब के पास, उन्होंने कॉलम में लिखी थी। डामरा साहब देखें जी, पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट से ना, जब से असेंबली खत्म हुई और निगरान हुकूमत आई, तो जब हमें ये महसूस हुआ, पीपल्स पार्टी को ये महसूस हुआ कि इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेके जाने वाली बात थी, तो हमने सिर्फ ये कहा कि आप डिलिमिटेशन की डेट का वो तकादा कर लें, उसके बाद आप शेड्यूल अनाउंस जरूर कर दें या डेट अनाउंस कर दें। वो भी बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद जो है वो डेट जो है 8 फरवरी मिली है। अब दरखास्तें आई हैं, बिल्कुल आई हैं। अब जावेद लतीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई टोले हैं, और अब्बास आफरीदी साहब ने भी निशानदी की है कि खुद JUI की सरबराह ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। मगर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज को इस मुल्क में इलेक्शन सर्द मौसमों में भी हुए हैं, गर्म मौसमों में भी। लास्ट जो इलेक्शन थी वो 25 जुलाई को हुई जी। सख्त तरीन गर्मियों की वो वेकेशन होती है, बच्चे भी जो है वो छुट्टियों पे होते हैं स्कूल में। तो ये अगर फरवरी में इलेक्शन होती है, और 2008 की जो इलेक्शन हुई थी वो फरवरी में हुई थी, शहीद बीबी की शहादत के बाद कुछ दिन के लिए इलेक्शन पीछे हुई थी, वो फरवरी में हुई थी। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो हर किस्म की सीजन और मौसम और हालात में इलेक्शन की हामी है, इलेक्शन मांग रही है, और इंशाल्लाह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आज रामरा साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब्बास आफरीदी साहब अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वील वाइंड दिस अप इन द नेक्स्ट सेगमेंट। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। नवाज शरीफ साहब आज एवन फील्ड रेफरेंस से बरी हो चुके हैं। अब एक यानी पनामा के में 3 जो फैसले थे उनमें से 2 में वो बरी हो चुके हैं। लास्ट अब जो रह गया वो अल अजीजिया है, और उसमें बरी होने के बाद वो पनामा के उसके बाद जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, जो ऑलरेडी नून लीग कहती है कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद वो उससे निकल चुके हैं, वो हिंड्रेंस अब लीगल नहीं है उनके ऊपर। तो यकीनी तौर पर उनकी राह हमवार हो रही है आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। साथ साथ नैब की कारकर्दगी पर आज चुपते हुए सवाल हमने उठाए हैं, क्योंकि नैब ने
पिछले 8-9 साल में जो कारकर्दगी दिखाई, इन्वेस्टिगेशन पर रेफरेंसेस बनाने पर जितने पैसे खर्च हुए उनकी तफसीलात 29 अरब रुपए है 180 मुकदमात में करप्शन केसेस में, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से तकरीबन 150 अरब के वो केसेस जो कि बंद होने के बाद दोबारा खुले, उसमें से सिर्फ 35 इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के, और उनमें भी पेशरफ्त क्या रही, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आज के दिन नवाज शरीफ साहब के एवनफील्ड के फैसले के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के इस निज़ाम पर ये अहम तरीन सवालात, ये अहम तरीन जो मामलात हैं, इनका कोई हल निकल सकेगा। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।